हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू योर ओन चैनल। आप अपने चैनल में स्वागत है जिसका नाम है सिंपल फिजिक्स। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक लेसन 3 विद्युत धारा। टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम एक जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर ओम के द्वारा दिया गया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था मतलब जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, आयतन, अगर इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो जब चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने पर उसके सिरों पर क्या होगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और उसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। तो यदि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर विभवांतर कैपिटल V तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I का अनुपात नियत रहता है या नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। अर्थात V अपॉन I इक्वल्स टू नियतांक। इस नियतांक को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और ये नियतांक R जो होता है ये चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जहाँ नियतांक R चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ओके बच्चों, यहाँ पर V और I का अनुपात जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी नियत रहता है। तो ये एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया है, इसका यूज़ करेंगे हम। अब क्योंकि V और I का अनुपात नियत है, तो जब हम इसके दोनों के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सीधी रेखा आती है। ये हो गया V और I के लिए ग्राफ। यहाँ इस एक्स अक्ष पर हम V लेंगे विभवांतर और y अक्ष पर विद्युत धारा I। तो क्योंकि V और I का अनुपात नियत रहता है, तो जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा। तो इनके बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं वो एक सरल रेखा आती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। अब हम अपवाह या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने मान लिया कि हमारे पास एक चालक तार है और चालक तार की लंबाई स्मॉल l, इस तरह से चालक तार हो गया। इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया इस तरह से, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से हमने इसको, जब तार हम इसको जोड़ देते हैं बैटरी से, तो अगर बैटरी का विभवांतर V है तो चालक के सिरों पर भी विभवांतर V उत्पन्न हो जाएगा। अब मान लीजिए इसकी लंबाई हमने L मानी है, स्मॉल l, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया A। अब क्या होगा, जब हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे तो इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि धातु है ये, तो धातु में विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होता है, विद्युत चालन कैसे होता है, ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है आपको। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बैटरी से जोड़ने पर एक निश्चित दिशा में, यानी पॉजिटिव सिरे की ओर निश्चित वेग से चलने लगता है, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से वैद्युत धारा प्रवाहित होगी परिपथ में। अब हम लेके चलते हैं, हमने क्या माना है कि जो चालक है उसका हमने एक तार लिया है जिसके प्रति एकांक आयतन में मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो हम लिखेंगे माना स्मॉल l लंबाई तथा कैपिटल A अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले धातु के तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो ये बैटरी से जुड़ने पर यह मुक्त इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे की ओर Vd अनुगमन वेग से चलने लगेंगे। तो आगे लिखते हैं, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर माना मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। अब हमने इसमें बैटरी जोड़ी है V विभवांतर की, तो इससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब अनुगमन वेग Vd से गतिमान है, तो धारा और अनुगमन वेग के बीच हम संबंध निकाल चुके हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखी है। I = NEA Vd, जहाँ n एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A अनुप्रस्थ परिच्छेद और Vd अनुगमन वेग है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने चालक को बैटरी से जोड़ा है, तो इसके सिरों पर विभवांतर V है, तो विभवांतर V है तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र E = हो जाएगा तब तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E = V/L। अब इस वैद्युत क्षेत्र E में जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, एक वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश
होता है तो उसके ऊपर वैद्युत बल लगता है F इक्वल टू QE। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल F इक्वल टू हो जाएगा QE, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने पढ़ी है E इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहाँ से F इक्वल टू QE। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल होगा F इक्वल टू Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा E इंटू कैपिटल E। इतना बल लग रहा है। अब बल लग रहा है तो त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर बल F के कारण उत्पन्न त्वरण A इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन M, क्योंकि F इक्वल टू होता है MA। तो यहाँ से A इक्वल टू F अपॉन M, जहाँ M क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो F की वैल्यू ऊपर से लिख दी, E कैपिटल E अपॉन M। इसे इक्वेशन मान लिया हमने सेकेंड, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये त्वरण केवल इलेक्ट्रॉन को एक दिशा दे पाता है, इसका वेग नहीं बढ़ाता। ये अनुगमन वेग की परिभाषा है। अब हम गति की समीकरण लेंगे V इक्वल टू U प्लस AT से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्वरण के अंतर्गत गति कर रहे हैं, इसलिए हम इनका वेग निकालने के लिए गति की समीकरण का यूज़ करेंगे। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन, जब तक हमने बैटरी नहीं जोड़ी थी तो उसमें वेग U से गतिमान था, और त्वरण A लगने पर समय t की जगह हम लेंगे टो क्या है, श्रांति काल। क्योंकि श्रांति काल क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर गति करते हैं तो धनायनों से ये टकराते रहते हैं ऐसे। तो किन्हीं दो कर्मागत टक्करों के बीच का जो समय होता है उसको श्रांति काल कहते हैं। तो कि एक टक्कर के बाद कितना वेग उसका हो जाएगा, इसे निकालने के लिए हमने लिया है टो, समय टो, त्वरण A और प्रारंभिक वेग U। तो V इक्वल टू हो जाएगा U प्लस A टो। तो हम इस समीकरण की सहायता से सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम निकालेंगे, जिससे हमारा अनुगमन वेग आएगा। तो माना कि पहले इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय वेग है वो U1 है, तो टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग हम निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 तथा श्रांतिकाल τ1 हो, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, V1 इक्वल्स टू U1 प्लस A τ1। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, इसमें 1 की जगह 2 आ जाएगा। V2 इक्वल टू U2 प्लस A τ2। V3 इक्वल्स टू U3 प्लस A τ3 एंड सो ऑन। इसी तरह से सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालेंगे, जो कि n इलेक्ट्रॉन है। तो nवे इलेक्ट्रॉन को है Vn इक्वल टू UN प्लस A τn, जहाँ U2, U3, U4 अप टू UN, ये क्या है, सभी n इलेक्ट्रॉनों के n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग, इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग है, क्रम से ऊष्मीय वेग तथा τ1, τ2, τ3
एंड सो ऑन टॉ एन तक। ये है श्रांतिकाल, श्रांतिकाल है। अब हमें क्या निकालना है, अनुगमन वेग। तो हम इन सभी n इलेक्ट्रॉनों के जो वेग हैं उनका औसत निकाल लेंगे, क्योंकि हमें औसत वेग निकालना पड़ेगा अनुगमन वेग निकालने के लिए। तो वी डी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn। सभी n इलेक्ट्रॉनों के वेग को जोड़ा और n से डिवाइड कर दिया। इनकी v1 v2 v3 की सारी वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम यहाँ पे रख लेंगे। u1 प्लस a टॉ 1, ये v1 की वैल्यू हो गई, प्लस u2 प्लस a टॉ 2, ये v2 हो गया। इसी तरह से ये सभी हम n तक रखते चले जाएंगे, एंड सो ऑन un प्लस a टॉ n। और n से औसत निकालने के लिए n से इसको कर देंगे हम डिवाइड। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये u1 u जो उसमें वेग है उन्हें एक साथ ले लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, प्लस अब जो बाकी बचा इनमें a सब में कॉमन है, तो इसको पहले से लिखते हैं a टॉ 1 प्लस a टॉ 2 अप टू a टॉ n अपॉन n। अब इस n को अलग अलग ले लेंगे अपॉन में, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n, प्लस इसमें से a कॉमन ले लेंगे, सब में a है कॉमन, इसको बाहर ले लेंगे। तो टॉ 1 प्लस टॉ 2 अप टू टॉ n अपॉन n। ये हमारे पास है औसत ऊष्मीय वेग, और हमें बताया कि औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो शून्य होता है इलेक्ट्रॉनों का। ये a और इस पूरे की जगह हम रख देंगे, ये औसत श्रांतिकाल हो गया। सभी श्रांतिकालों को जोड़ के n से डिवाइड कर रखा है, तो औसत श्रांतिकाल हमने ले लिया टॉ। तो यहाँ से वी डी इक्वल टू हो गया 0 प्लस a टॉ, यानी वी डी इक्वल टू a टॉ। ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा वी डी इक्वल टू a टॉ आया, यहाँ पर a की वैल्यू रख लेंगे। ये देखते हैं, जहाँ टॉ औसत श्रांतिकाल है। अब वी डी इक्वेशन थर्ड हमारे यहाँ वी डी इक्वल टू a टॉ, तो वी डी इक्वेशन सेकंड से a का मान जो है हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। इक्वेशन थर्ड हमें आ रही है वी डी इक्वल टू a टॉ, तो a की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन सेकंड में जो है स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू टॉ। कैपिटल E की जगह हम रख सकते हैं v अपॉन l, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये अपॉन m अपॉन में रहेगा इंटू टॉ। इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, तो हमने शुरू में लिया था I इक्वल टू एन ई ए वी डी, जो धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। तो ये मान हम उसी इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, वी डी का ये मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो I इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम, एन ई ए ई वी टॉ अपॉन एम एल, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें v और i का अनुपात निकाला है, यानी v अपॉन i। तो v इधर है तो हम क्या करेंगे, i को इसी साइड ले आएंगे, और ये जो इधर से वैल्यूज़ है सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये एम एल अपॉन में तो इधर जाके ऊपर हो जाएगा, और बाकी एन ई ए ई वी टी, ये e इंटू ई जो है वो ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई इंटू ई स्क्वायर ए वी टॉ अपॉन एम एल। अब इस एम एल को हम ले गए उधर,
तो ये एन ई स्क्वायर ए और टो, वी को छोड़ देंगे, ये सब ऊपर है तो इधर आके नीचे आ जाएंगे, ए स्क्वायर ए टो, इधर क्या बचा, वी ऊपर ही है और या इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाए आई अपॉन में आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा ऐसे करके लिख लेते हैं, वी अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई ए स्क्वायर एन स्क्वायर ए टो। अब यहाँ पर देखिए जो हमने लिया था ओम के नियम के अनुसार क्या है कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए। तो भौतिक अवस्था जैसे देखिए लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये भी भौतिक अवस्था है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये भी भौतिक अवस्था है, इसको भी हम चेंज नहीं करें तो ये भी कांस्टेंट हो गया। टो जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो क्योंकि हम ताप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो श्रांतिकाल टो भी कांस्टेंट रहेगा। ये ताप भी भौतिक अवस्था में आता है, ठीक है, तो इसे भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इधर एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कांस्टेंट ही है। एन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और क्योंकि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, उसको चेंज नहीं करें, इसलिए एन भी चेंज नहीं होगा। और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तो कांस्टेंट है ही। तो हम देख रहे हैं कि अगर भौतिक अवस्था में सब कांस्टेंट है, सारी भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा यानी नियत रहेगा। तो यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो v अपॉन इसमें v अपॉन आई इक्वल टू क्या है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा यानी नियत रहेगा। तो इसका मतलब तब क्या होगा, v अपॉन आई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यही क्या है, ओम का नियम, यही ओम का नियम है। कंडीशन है कि भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यही ओम का नियम।